सरकार में विदेश नीति की अहमियत पहले दिन से ही साफ हो गई जब प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के अध्यक्षों को न्योता दिया गया। पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी भारत के सबसे एक्टिव एम्बेसडर के रूप में उभरे हैं और 365 दिनों में से 55 दिन वो 18 देशों की यात्रा पर रहे हैं। पहले 9 महीने में इन विदेश यात्राओं पर 317 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं रिवाइज बजटरी एस्टिमेट्स के मुताबिक। कई यात्राओं की खास बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ जुड़े और उनका खास स्वागत भी हुआ। इन भाषणों पर विवाद भी उठे हैं। तो आज हम समीक्षा कर रहे हैं कि मोदी जी की इन विदेश यात्राओं से क्या निकल कर आया है और कितना फायदा हुआ है देश को। हमारे साथ इस चर्चा में है खास पैनल बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जो खुद एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, पूर्व एम्बेसडर केसी सिंह और सामरिक मामलों के एक्सपर्ट सुशांत सरीन। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बीजेपी और कांग्रेस के व्यूज देने से पहले केसी सिंह साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। टोटली आपका क्या असेसमेंट रहा है इस 1 साल का विदेश नीति के लिहाज से? अब तक जो सबसे बड़ी उपलब्धि लोग बता रहे हैं कि भारत की इमेज सुधरी है पूरी दुनिया में, क्या ठोस निकल कर आया है? देखिए, भारत की इमेज कोई ना तो पहले खराब थी और ना हम कह सकते हैं कि एकदम कोई सुधारने की उसमें कोई गुंजाइश थी। लेकिन ये जरूर है कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक रीजंस करके भारत में जो थोड़ा कमजोरी पड़ गई थी, बाहर से निवेश नहीं आ रहा था या बाहर के देशों में थोड़ा उनको ये लगने लगा था कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से रुकावट में आ गई है, चल नहीं रही है। उसको प्रोजेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी हद तक सफल हुए हैं। और अगर उनका देखा जाए जो लिस्ट थी देशों की, पड़ोसी देशों से कुछ उन्होंने जल्दी से शुरुआत की। उस टाइम तो उसको ज्यादा सिंबॉलिक ही था, डिप्लोमेसी नहीं इतना ज्यादा गिना जा सकता। लेकिन उसके बाद ये ब्रिक्स में गए, फिर यूएन में गए, P5 में से 3 देशों में ये 3 देशों के साथ जा चुके हैं। 3 देशों में अमेरिका के साथ तो 2 एक्सचेंजेस हो गई हैं, फ्रांस और उसमें से फ्रांस के साथ हुआ है। लेकिन ब्रिटेन ये नहीं गए और रूस में नहीं गए और चीन में तो गए हैं। तो इसलिए P5 में से 3 कवर किए हैं। G20 पे इनका ज्यादा फोकस रहा है और एक चीन के जो पड़ोसी देश हैं उन पे, जापान से लेके नीचे तक ऑस्ट्रेलिया। कुछ तो इनमें से इनके विजिट्स ऐसी थी जहां पे इनको जाना पड़ा, क्योंकि जैसे ईस्ट एशिया समिट है वहां तो इनको जाना ही पड़ा। यूएन जनरल असेंबली था, पहली UNGA थी, तो प्रधानमंत्री ने जाना ही था। कुछ इनके देश में ये समझता हूं, जैसे ये कनाडा गए, उसमें मैंने ऐतराज इसलिए किया कि वो शायद सितंबर में जा सकते थे। जर्मनी और फ्रांस से इतनी लंबी उड़ान लेके फिर वहां जाना, वहां से वापस आना, ये थोड़ा सा 3 देश की जो इनकी यात्रा है कई बार ज्यादा दिन इन्होंने की है। प्रधानमंत्री को, क्योंकि यहां देश में भी फिर ये लगने लगता है प्रधानमंत्री ज्यादा समय बाहर हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा छोटा कर लें, लेकिन वो इनके साथ हमेशा थिएटर, ड्रामा, एक इनका जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री को पसंद है उसमें समय थोड़ा ये 2-3 दिन ज्यादा लगाते हैं हर एक देश में। जहां की आमतौर के आज की जो डिप्लोमेसी है, आज के जो बड़े नेता हैं, P5 के हों, जो मर्जी हों, वो 1, 1.5, 2 दिन के लिए जाते हैं, फटाफट खत्म करके फिर अगले देश में चले जाते हैं। तो और मैं आखिरी बात ये कह दूं जी, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसको देखने के 2 तरीके केसी सिंह साहब। इसकी प्रशंसा भी बहुत होती है कि प्रधानमंत्री जो एक फ्लेयर के साथ फॉरेन पॉलिसी को अटेम्प्ट करते हैं और जो एक पर्सनल टच होता है उसमें एक अलग इफेक्ट करके आता है। और फिर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसमें समय भी थोड़ा बर्बाद होता है जिसकी जरूरत नहीं है। सुशांत सरीन, आपके मुताबिक सबसे बड़ा हिट और सबसे बड़ा मिस विदेश नीति के लिहाज से क्या रहा इस पहले साल का? देखिए, सबसे बड़ा हिट तो मेरे ख्याल यही रहा कि जो एक इंटरेस्ट लूज कर रहे थे। मेरे ख्याल केसी सिंह साहब की बात ठीक है कि भारत की इमेज तो कभी भी कोई बहुत ज्यादा धुंधली नहीं हुई थी, लेकिन इंटरेस्ट लूज हो रहा था भारत में। और भारत की हरदम ये रेपुटेशन रही है कि ये एक ऐसा देश है जिसका बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये हरदम अंडर अचीव करता है। तो मेरे ख्याल वो जो पिछले 7-8 साल में ये तासुर बना था दुनिया भर में,
उसको कुछ हद तक हटाने में मोदी जी कामयाब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक दोबारा से इंटरेस्ट रिवाइव हुआ है, उन्होंने भारत को दोबारा से रीपैकेज करके पेश किया है। यहां तक तो उनकी मेरे ख्याल काफी उपलब्धि रही है, क्योंकि दुनिया भर में लोग दे आर सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस वंस अगेन। ये तो उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ साथ जो जरूरी बात होगी कि वो जो डोमेस्टिक रिफॉर्म जिसकी जरूरत है, क्या वो उस पे खरा उतर पाएंगे इस साल, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये इंटरेस्ट दोबारा से वेन करना शुरू हो जाएगा। जहां पर इनकी विफलताएं हैं वो मैं 3 चीजों को गिनता हूं। पाकिस्तान के साथ एक तरह का जिसे मैं कहूंगा स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन, जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की फिर यू टर्न लिया और अब गाली भी खा रहे हैं और क्रिकेट खेलने को भी तैयार हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल ये कंफ्यूजन दिखाता है। दूसरा, अफगानिस्तान पर जिस तरह का स्ट्रैटेजिक पॉज किया हुआ है वो ऐसे समय पर कि जबकि अफगानिस्तान में धरती हमारे नीचे से खिसक रही है। और तीसरा, मिडिल ईस्ट में एक तरीके का स्ट्रैटेजिक निग्लेक्ट रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मिडिल ईस्ट जो है वो भारत की सुरक्षा के लिए और भारत की आर्थिक विकास के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। और वहां पर जिस तरह का ट्यूमल्ट आ रहा है वो भारत को एक लिहाज से बहुत ही डिजास्ट्रस उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं भारत के लिए, लेकिन वहां का जो निग्लेक्ट है वो शायद इनकी तीसरी विफलता रही है। ओके, तो बहुत ही एक क्लियर समीक्षा यहाँ पर सुशांत सरीन ने दी है। और नलिन कौली, मैं चाह रही हूँ कि आपके पास आने के पहले आप बाकी पैनलिस्ट के व्यूज सुन ले। तो मणिशंकर अय्यर जी, ये जो विदेश यात्राएं हैं उसको क्या एक राजनीतिक मसला बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कई बार कांग्रेस ने इसकी निंदा की है, राहुल गांधी ने खुद टीका टिप्पणी भी की है इस पर, लेकिन क्या कोई ठोस क्रिटिसिज्म आप लोग के पास है? क्योंकि बस ये कहना कि वो क्यों यात्राओं पर जा रहे हैं वो बहुत ही सॉलिड क्रिटिक नहीं लग रहा है। शायद आपको न लग रहा हो, लेकिन मुझको लगता है कि न केवल कि बहुत समय इस पर बीता जा रहा है, लेकिन एक गलत तरीके से बताया जा रहा है कि भूत में, और वो भी निकट भूत में, भारत की कोई छवि ही नहीं रही और मोदी जी नहीं आते तो सभी लोग हमारी उपेक्षा करते। ये तो बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी चीज कि आप विदेश जाएं और विदेश में भारत की निंदा करें, भारत के भूत की निंदा करें, भारत के नेतागण को निंदा करें, भारत की जनता का निंदा करें, जबकि हमेशा एक परंपरा रहा है कि जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है हमारी, जो यहाँ की राजनीति है, उसको लेकर हम बाहर जाकर इस पर चर्चा नहीं करते हैं। और फिर जब हम ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं तो अलग अलग किस्म के चीज बताए जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से, जो कि मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आज नहीं होगा, जिससे कि बताया जाता है मिसाल के तौर पर कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भारत का नाम बहुत बिगाड़ दिया, कि 1971 में इंदिरा गांधी दुनिया भर गए कि ये कहकर कि भारत एक बहुत गरीब देश है। और फिर जहां तक कि इसके उपलब्धियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ खास मिला है। अव्वल तो आप हमारी आर्थिक स्थिति देखिए, वहां तो हालांकि बहुत बड़ी बातचीत हुई है, कुछ एफडीआई में अंतर आए हुए मुझे नहीं नजर आ रहा है। ब्लैक मनी के सिलसिले में कुछ भी प्रगति नहीं हुई। एज अ फॉर्मर डिप्लोमैट एंड एज समवन जो बहुत अच्छे से जानता है कि सिस्टम कैसा चलता है, आपके जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस है उसको एक तरफ रख के क्या आप इतना तो मानेंगे कि जो विदेश नीति को एक तरह से पॉपुलर बनाया गया है, अगर वो फ्रंट पेजेस और हेडलाइंस में आ रही है तो लोगों की इसमें इंटरेस्ट जाग रही है और फिर से पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो पर्कअप जरूर होगा, उतना आप कंसीड करेंगे? ना, मैं कंसीड करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि यहां भारत की प्रोजेक्शन नहीं हो रही है, मोदी की प्रोजेक्शन हो रही है। और साथ साथ मैं जानना चाहता हूं कि जहां की हमारे अहम 2 पड़ोसी हैं, उस सिलसिले में क्या प्रगति हुई है। पाकिस्तान के बारे में अभी अभी बताया गया है और बिल्कुल ठीक बताया गया है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद जाग उठी थी 26 मई सन 2014 को, वो अगस्त महीने तक उसको भस्म कर दिया। और अब हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हमें आगे बढ़ ही सकते हैं। और जहां तक कि चीन का सवाल है, हालांकि बिल्डअप बहुत बड़ा होता है इनके वहां जाने के पहले,
हुआ क्या उस बातचीत में जिसने कि हमें दिखाया कि जो हमारे रिश्ते अच्छे किए गए थे सबसे पहले राजीव जी के जमाने में और उसके बाद जो ठोस कदम उठाया गया था नरसिम्हा राव जी के जमाने में, कि उससे हम बहुत आगे कहीं पहुंच गए हैं। अब लाजमी हो गया है, ये तो एक रूटीन मैटर हो गया है कि हर साल भारत का प्रधानमंत्री चीन जाता है और चीन के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आते हैं और समय समय पर राष्ट्रपति भी अब आ जाते हैं वहां से यहाँ। मैं नलन कोहली का व्यू लेना चाहती हूँ, लेकिन इसमें चीन की बात मणिशंकर अय्यर, इसमें लेकिन कि शी जिनपिंग बीजिंग के बाहर आके उनको शियान में मिले एज ए डिप्लोमैटिक, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात आपको? अरे जनाब आप सुन, इसको क्या, इसमें क्या बड़ी बात है? सियान में तो राजीव गांधी भी गए और मुझको नहीं लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी हैसियत वहां जाए और उनको सियान न ले जाए, क्योंकि ऐसा बनता है कि कोई हैसियत हिंदुस्तान आए और वो आगरा न जाए। सियान तो एक बहुत मशहूर शहर है और उसका खास एक रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ। तो इत्तेफाकन ये प्रेसिडेंट जी वहां पैदा हुए थे। अब डेंग की मां वहां नहीं गई थी पैदा होने के लिए, तो जब राजीव जी गए तो उनका रिसेप्शन पीकिंग में हुआ। लेकिन इसको लेकर ऐसा बनाना कि क्योंकि राष्ट्रपति जी सियान में आए और उनका रिसेप्शन वहां हुआ, इससे बहुत कुछ बदलाव हुआ है भारत और चीन के रिश्ते में, ये एक गलत प्रोजेक्शन है। और इस किस्म के गलत प्रोजेक्शन हर बार वो करते रहते हैं। आई एम श्योर कि आपको जो सारे ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उनका जवाब देना है, लेकिन उसमें बस मैं एक ऐड करती हूँ कि जितना हाइप हो रहा है इन फॉरेन विजिट्स का, इसमें एक दोहरी तलवार है, क्योंकि एक तरफ जहां नॉलेज बढ़ रही है लोगों की और जागरूकता बढ़ रही है विदेश नीति को लेकर, फिर हर चीज पर बहुत ही नजदीकी से ऑब्जर्वेशंस भी हो रहे हैं और क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं। पहली बात, अगर मणिशंकर अय्यर जी तारीफ करते तो बड़ी अव्यवहारिक बात हो जाती। आज तक मुझे कई बार, सालों से मैं टीवी पे हूं, भाजपा की किसी चीज की अगर तारीफ की हो तो मेरे लिए ये आज एक रिकॉर्ड हो जाता। तो इसीलिए कोई अव्यवहारिक बात हुई नहीं है। यहाँ अलग अलग लोगों के अलग मत है, मैं 4-5 चीजें रखना पसंद करूंगा। पहली बात है कि, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कि भारत और के विदेश नीति में जो फर्क है, पहले हम कंपेयर करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से ही कर सकते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके पहले साल में 42 दिन, ऑफकोर्स आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग इट, आई एम टेकिंग एवरी पॉइंट वन बाय वन। भारत के प्रधानमंत्री अब मोदी जी पिछले इस एक साल में 18 देश 57 दिन बाहर रहे। इसी के सामने अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले साल में 42 दिन और 14 देश गए थे, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो 57 दिन भी बाहर थे, तो बस उनको कंपेयर कर सकते हैं, एक छुट्टी के लिए, एक काम के लिए। अब आ जाते हैं जो एक्चुअल डिप्लोमेसी रिलेटेड इश्यूज हैं। पहली बात है कि क्या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 177 देशों ने उसे समर्थन दिया? आज तक किसी रेजोल्यूशन में ऐसा नहीं हुआ। पहले 168 थे, अब 21 जून हो गया वो। दूसरी बात कि जिस प्रकार से जब प्रधानमंत्री जाते, जो टीम उनके साथ जाती है वो आधी हो गई है कंपेयर टू डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम, और मीडिया कंटिंजेंट भी कम हो गया है। लेकिन कहीं जहां तक हम रिपोर्टिंग की बात करें या मीटिंग्स की बात करें, उसमें कोई ऐसी विघन तो आई नहीं। अब आ जाते ठोस बातों पे। कमिटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पिछले एक साल में जो एफडीआई इनफ्लो है, मैं सिर्फ इस एक साल की बात कर रहा हूं, वो 40% बढ़ा है। अगर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले साल की बात करूं तो क्या इसको आप डायरेक्टली कोई भी विजिट के साथ लिंक कर सकते हैं? इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा तमन्ना जी, आपको इस बात को मैं समझ गया, मैं प्रश्न समझ गया। व्हाट इज द स्पेसिफिक लिंक? मुझे लगता है विदेश नीति में मुझे नहीं लगता है कि विदेश नीति एक शॉपिंग बैग के साथ आप किसी दुकान में जाते हैं और खरीद के लाते हैं। विदेश नीति माहौल, रिश्ते और लंबे समय तक किस प्रकार से इन रिश्तों को ले जाएंगे, उसमें एक कंटिन्यूटी होती है, कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें क्या आप गति ला सकते हैं और उसमें एक प्रकार से उसे और मजबूत कैसे करते हैं, वो निर्भर करता है देश के नेतृत्व पे। अब नेपाल जाने में 17 साल क्यों लगे, मैं एक मिनट बता रहा हूं। श्रीलंका जाने में 28 साल क्यों, ऑस्ट्रेलिया जाने में 28 साल क्यों, सेशल जाने में किसी प्रधानमंत्री के लिए 33 साल क्यों? तो प्रधानमंत्री जी हैज किक स्टार्टेड। ऐसा है, मुझे बताइए। मैं आपसे आप आकर नहीं, मैं आपका इसका सीधा जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले कहा कि आप शॉपिंग बैग नहीं लेकर जाते हैं, आप पहले सेट करते हैं, आप अपने एजेंडा को लाते हैं, उसमें किस गति से रखना चाहते हैं, कमिटमेंट्स हुई हैं।
यदि वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती जो इस कार्यकाल के अंदर में हम लोग आशा करेंगे होंगी, तब आप हमसे ये सवाल पूछेगा ना। जब तक माहौल देश का नहीं बनता, क्रेडिबिलिटी नहीं आती, क्रेडिबिलिटी नहीं आती। बहुत ही स्पेसिफिक मेरा सवाल है, 3-4 पॉइंट और है। बस एक लाइन कमिटमेंट्स पर बहुत ही स्पेसिफिक मेरे पास सवाल है, और ये MEA के फिगर्स है कि जितना हम एड और लोन्स प्रॉमिस कराए हैं कई देशों में, अब वो सारे हमने फंडिंग स्लैश किए हैं, क्योंकि जो हम प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करने के पैसे नहीं है, और उसका क्या असर पड़ता है हमारी छवि पर, ये भी आपसे पूछना होगा। इफ यू डोंट माइंड, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। विदेश नीति कोई शॉपिंग बैग जैसा नहीं है जहां पर आप ये कैलकुलेट कर सकते कि इतने पैसे में हमको क्या मिला, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स भी जुड़ी हुई है, और इसलिए हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं हमारे पैनल के साथ। नलिन कोहली, मणिशंकर अय्यर, केसी सिंह, सुशांत सरीन, पावर पैक पैनल है फॉरेन पॉलिसी पर आज। तो 15% स्लैश हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बजट, और यहां पर डिटेल्स हम आपको दिखा रहे हैं। सोर्स इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। टेलीग्राफ में ये लेख छपा था कि जो हमने एड प्रॉमिस किया था बांग्लादेश को, उसमें 43% हमने कटौती की है, भूटान को उसमें 19% कटौती की है, नेपाल को उसमें 33% कटौती की है, मालदीव्स को 158 करोड़ का जो लोन देना था उसको हमने पूरी तरह से स्लैश कर दिया है। और जो हम, दीज आर ऑल प्रॉमिसेस आफ्टर जून 2014, यानी जो हम प्रॉमिस करके आ रहे हैं नलिन कोहली, उसको क्या पूरे करने की क्षमता है, नहीं है, तो क्यों करते हैं? और एक बात, क्या पूरा सिस्टम क्लूड इन है? क्योंकि चीन के विजिट को मैंने भी कवर किया, और ई वीजा की जो अनाउंसमेंट की गई उसके 2 घंटे पहले फॉरेन सेक्रेटरी के साथ हम पत्रकार बात कर रहे थे, और फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है ई वीजाज देने का। 2 घंटे बाद इसका अनाउंसमेंट शिंगशुआ यूनिवर्सिटी में हुआ। ऐसा लग रहा था कि एवरीवन इज नॉट क्लूड इन टू व्हाट द प्लान इज। नलिन कोहली जी, इस पे बाद में आऊंगा, मैंने अपनी पहली बात कंप्लीट नहीं की। मेरे 2 और पॉइंट हैं विदेश नीति को लेके। भारत जो है, अगर आप देखें, भारतीयों की चिंता के लिए लग गई है। जो मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे, यदि एक व्यक्ति हो चाहे हजारों व्यक्ति हो, येमेन, इराक, लिबिया, नेपाल तो सबसे लेटेस्ट है, अफगानिस्तान, मालदीव्स, जहां पर भी कोई इश्यू आए जहां भारत आगे बढ़ सकता है, बड़ा है, लोगों को वापस लाया सुरक्षित। और पहले माना जाता था कि यूनाइटेड स्टेट्स की इसमें एक एक्सपर्टीज है लोगों को लाना। अब भारत जो है 48 देशों के 2000 नागरिकों को येमेन से निकाल के लाया, एक उदाहरण के लिए। तो भारत इज नाउ बीइंग काउंटेड अमंग द बिग बॉयज। इट्स देयर, इट्स पुटिंग इटसेल्फ आउट, एक्सटेंडिंग इटसेल्फ आउट एज नेवर बिफोर। फर्क है। अब आपके सवाल पे आ जाए। 2 सवाल है। वीजा की बात, 2 सवाल जो आपने, हाँ, एक एक करके आ रहा हूं दोनों पे, मैं भूला नहीं। ई वीजा सेकंड सवाल था आपका। ई वीजा को लेके जो आपने एक टिप्पणी दी कि शायद लोगों को पता नहीं है, उसी के बिल्कुल विपरीत भी न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया। क्या ऐसा हो सकता है कि फॉरेन सेक्रेटरी के पास जानकारी ना हो, और प्रधानमंत्री जी जो इस अनाउंस करने वाले हैं, क्या उचित होगा कि फॉरेन सेक्रेटरी उसे करे? क्या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो इन्वॉल्व है उसमें उसको खत्म करे? तो दोनों टिप्पणियां हैं। अब आप अपने आकलन पे खुद पहुंचिए। हम मानते हैं कि जो भी तैयार हो रहा है, लेकिन हम ऐसे देश को ई वीजा क्यों दे रहे हैं जो हमारे नागरिकों के वीजा स्टेपल करके देते हैं? नहीं, विदेश नीति का विषय है। एब्सोल्युटली नहीं, आपसे मैं सहमत हूं। ये प्रश्न आपका गलत नहीं है, अव्यवहारिक प्रश्न भी नहीं है, इसके कई हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। लेकिन ऐसा है, वो ई वीजा के डिटेल्स को जब आप डिस्कस करेंगे तो शायद ये सवाल प्रासंगिक ना रहे। दूसरा सवाल आपका था कि हम काट रहे हैं। जनरल एड हो सकता है जहां पर आप स्पेसिफिकली कर रहे हैं कुछ, तो वो कमिटमेंट्स तो मीट होंगे। कोई ऐसा ब्लाइंडली नहीं होगा। बजट्स अपने बन सकते हैं, प्रायोरिटाइजेशन में जो भी कमिटमेंट है भारत सरकार मीट करेगी, क्योंकि अगर आप एक कमिटमेंट देके उसे मीट नहीं करेंगे तो आप खुद ही समझते हैं क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये तो प्रॉब्लम एक रही है। केसी सिंह साहब, आप मानेंगे इन द पास्ट, और मणिशंकर अय्यर जी भी इसमें डिटेल दे सके कि भारत एड प्रॉमिस करता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता है। ये एक रेप्यूटेशन हमारी कुछ देशों में बन चुकी है, और इसे हमें परपेचुएट नहीं होना देना चाहिए। देखिए, ये दो तरह के एड हम देते हैं। एक तो जैसे पड़ोसी देश हैं, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, उसको हम ग्रांट एंड एड कह सकते हैं, ग्रांट्स हैं।
वो जो बजटेड होता है वो पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर जो अनाउंसमेंट होता है, जैसे मंगोलिया में किया, वो क्रेडिट लाइंस हैं। उसका मतलब है कि लो इंटरेस्ट रेट पे हम क्रेडिट देंगे, जो चीजें वो हिंदुस्तान से खरीदेंगे। वो जो सेगमेंट है वो बहुत बड़ा होता है, क्रेडिट लाइंस वाला। उसमें वो पूरा का पूरा कई बार नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि वो वहां के देश पे निर्भर है, वो हिंदुस्तान से क्या लेंगे। उनको और देश भी क्रेडिट लाइन देते हैं। आप कह रहे हैं बराबर है सर, लेकिन मैं एक छवि की बात कर रही हूँ। मणिशंकर अय्यर जी, अब जो मंगोलिया में $1 अरब प्रॉमिस किया गया है, उसकी शिवसेना ने भी निंदा की, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भारत को अपनी रेपुटेशन इस लिहाज से सुधारने की जरूरत है? ये सुधारने का सवाल नहीं है, लेकिन एक आर्थिक मौका मिला और उसका सही फायदा उठाया गया है, क्योंकि ये मंगोलिया मुकम्मल तौर पर आजाद होने के पश्चात पता लगा है कि उनके पास बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिसकी जरूरत हिंदुस्तान में है। तो यदि वो हिंदुस्तान से कुछ चीज खरीदने लगें और हमारा आर्थिक खरीद फरोख्त बढ़ जाए, तो शायद हम मंगोलिया से उन चीजों को ले सकते हैं हिंदुस्तान में जो कि हमको जरूरत पड़े। तो इसके लिए जो हमने एक क्रेडिट लाइन उनको दिखाया है, वो अच्छी बात है और मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मैं इस पर जरूर जोर लगाऊंगा कि ये कोई नई चीज नहीं है। नो, प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश, प्लीज लेट मी फिनिश मैडम। जी, मुझे एक सेंटेंस और कहने दीजिए। गो अहेड सर। ये लाइन ऑफ क्रेडिट देना हमारा खरीद फरोख्त, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ये तो अरसों से चलते आ रहा है और बहुत से ममालिक में हमने किया है। मंगोलिया को अब जोड़ लिया है तो अच्छी चीज है, लेकिन बहुत खास चीज नहीं है। ओके, लेकिन नलिन कौली अगर मगर से मुक्त नहीं था ना तमन्ना जी, क्लोज इनफ। आप अब और क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं अंत में? ठीक है, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने शुरू में कहा, बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं कि मणिशंकर अय्यर जी उस बात को कर रहे हैं। बाकी ठीक है, राजनीतिक हमारे मतभेद हो सकते हैं नहीं, और राजनीतिक मतभेद आप कह रहे हैं, लेकिन नलिन कौली जी आपको ये मानना पड़ेगा कि बड़ा पॉलिटिकल इशू बन रहा है और ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अंत में सुशांत, आपने सवाल पूछना आपका काम है, इसमें कोई दिक्कत। आपने सारी डिस्कशन सुनी और इसमें दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि भारत क्या वाकई, जैसे नलिन कोहली कह रहे हैं, अब बिग बॉयज में शामिल हो रहा है, और क्या ये जेन्युइन कंसर्न है? शुरू हुआ, शामिल हुआ नहीं। क्या ये जेन्युइन कंसर्न है कि जो हम वादे कर आते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों को कहते हैं कि आकर इन्वेस्ट करें भारत में, जब तक लैंड बिल नहीं क्लियर होगा, यहाँ पर जो हमारा सेंटर स्टेट रूल्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तो वो एक्चुअली लोग आकर पैसे लगाएंगे या नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं है। अब क्या दूसरे साल में कुछ ठोस चीजें दिखनी चाहिए? बेशक दिखनी चाहिए, और अगर वो नहीं दिखी, और उसमें लैंड बिल मेरे ख्याल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल जमीन अगर कोई निवेश करने आ रहा है तो जमीन वो भी खरीद सकता है, ऐसी कोई उसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं है मेरी नजर में। लेकिन इश्यूज दूसरे हैं, और जिस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है यहाँ पर, जिस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेटिव मलेस है, और जिस तरह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, उसको मेरे ख्याल स्ट्रीमलाइन करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। देखिए, जब 90 के दशक में हमने अपनी इकोनॉमी खोली तो एक इंटरेस्ट था भारत में, और लोग बाय अबाउट 95-96 बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई जी। वो इंटरेस्ट वेन कर गया थोड़े सालों के बाद। अब अगर आपको वो इंटरेस्ट दोबारा से रिवाइव करना है तो आपको शायद डबल मशक्कत करनी पड़ेगी वो करने के लिए, और इस सरकार को ये करना पड़ेगा अगर जो इन्होंने सपने दिखाए हैं वो साकार होने हैं। जहां तक बिग बॉय का सवाल है, मेरे ख्याल ये बात दुरुस्त है कि कई सालों से भारत को एक तरीके से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा जा रहा है, और जिस तरह के कदम उठाए गए येमेन में खास तौर पर, उससे वो शायद जो इमेज है वो बेटर हुई है। लेकिन अगर हम बिग बॉय का रोल प्ले करना चाहते हैं तो फिर हमको और बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि हम उस हाई टेबल पे बैठने लायक बने। चलिए, उसके लिए हमारे को समृद्धि बढ़ानी पड़ेगी। ओके, हमारा समय समाप्त हुआ है इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शामिल होने के लिए। लेकिन अंत में एक बात साफ निकल कर आ रही है कि विदेश नीति कोई एक साल का खेल नहीं है। इसमें ये भी आंकना थोड़ा मुश्किल है कि क्या मिला और क्या नहीं मिला,
लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू जरूर बन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार फिर। नमस्कार।